बायो कब हुई, इंटरव्यू कब हुआ, इंटरव्यू के बाद मैंने पेड इंक्वायरी कब की, पेड इंक्वायरी के बाद मुझे कब रिस्पांस आया, साथ एनएसएफ की मेल आई थी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जिनको एनएसएफ आ जाती है ना स्टेशन, ये तो काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, मैं शार्ट सा बताता चलूँ कि जो आपका डिसीजन है, हमने जो डिसीजन लेना था वो हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम 10 वर्किंग डेज लेते हैं, मतलब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मेरी वीज़ा रिफ्यूज़ल टाइमलाइन थी वो। खैर शेयर तो मैंने पहले भी आपसे की हुई है, लेकिन इस दफ़ा डिटेल में करूंगा कि बायो कब हुई, इंटरव्यू कब हुआ, इंटरव्यू के बाद मैंने पेड इंक्वायरी कब की, पेड इंक्वायरी के बाद मुझे कब रिस्पांस आया, उसके अलावा कितनी पेड इंक्वायरी मैंने की, और जो मेरी टोटल वीज़ा टाइमलाइन है वो कितनी लगी। तो शुरू करते हैं। तो 28 जून को मेरी बायो हुई थी स्टैंडर्ड पे, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को मुझे पासपोर्ट डिस्पैच की मेल और साथ एनएसएफ की मेल आई थी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जिनको एनएसएफ आ जाती है ना, उनको तकरीबन 70% चांस होते हैं कि उनका इंटरव्यू आए। एक चीज़ ये। उसके बाद तकरीबन आई थिंक, हाँ, तो उसके बाद जो 2 जुलाई को मुझे मेल आई थी इंटरव्यू की, और कि 12 जुलाई को आपका इंटरव्यू है। 12 जुलाई को मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। और इंटरव्यू मैंने अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, और साथ में रिफ्यूज़ल लेटर भी, क्योंकि वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो गया हुआ है। रिफ्यूज़ल लेटर वाली भी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद तकरीबन 6 दिन बाद 18 जुलाई को मैंने मेल की थी, सॉरी पेड इंक्वायरी की थी। और पेड इंक्वायरी कैसे करते हैं बहुत से दोस्तों को आइडिया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को ओपन करें तो वहाँ पे वो आपका डाटा मांगते हैं, लाइक आप अपना GWF नंबर एंटर करें, उसके अलावा IHS नंबर, ये दो आपकी पर्सनल डिटेल ही होती है, वो करके तो आप करते हैं। तो उधर उनको मैंने बोला था डियर टीम करके कि मैं जो अपनी एप्लीकेशन का है वो स्टेटस जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा 12 को इंटरव्यू हो गया हुआ है। तो उसके बाद जो मुझे एम्बेसी का रिस्पांस है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पहले तो जब मैंने मेल की उनको, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जी ठीक है आपकी क्यूरी रिसीव हो गई, अपडेट हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेल की थी कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, अवर रिकॉर्ड इंडिकेट डिसीजन हैज़ बिन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी कैन नॉट डिस्कस आउटकम ऑफ योर एप्लीकेशन। ये तो काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, मैं शार्ट सा बताता चलूँ कि जो आपका डिसीजन है, हमने जो डिसीजन लेना था वो हो गया हुआ है, ठीक है। और हम आउटकम जो इसकी ऑनलाइन या फ़ोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कुछ आपका, हमने जो भी वीज़ा आपको ग्रांट करना है या रिफ्यूज़ करना है, वो हमने डिसीजन ले लिया हुआ है। तो ये है कि आप वेट करें। उसके बाद मैंने दोबारा पेड इंक्वायरी कोई नहीं की। उसके बाद 24 जुलाई को मैंने दोबारा उनसे पूछा, मतलब फॉलो अप ही किया, दोबारा पेड इंक्वायरी नहीं की, जो उन्होंने मुझे मेल की हुई थी उसके रिस्पॉन्स में ही, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर रिसीविंग माई BRP, क्योंकि मैं तो BRP एक्सपेक्ट कर रहा था। इंटरव्यू मेरे ख्याल से अच्छा था, लेकिन बहुत ही मिस्टेक थी, गलतियाँ मेरी थी। तो खैर आई वॉज इन, मैंने बोला मुझे 18 जुलाई को पता चला है कि डिसीजन हो गया हुआ है। तो ये है कि आज 24 जुलाई है, तो मैं कब एक्सपेक्ट करूँ BRP या पासपोर्ट कलेक्शन की मेल, कुछ इस तरह करके मैंने लिखा। और उसके बाद मुझे मेल तो नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि जब इंटरव्यू आपका हो जाता है, सॉरी जब आपका डिसीजन हो जाता है, तो उसके बाद हम 10 वर्किंग डेज़ लेते हैं, मतलब आपको कोई अपडेट देने में। तो ये है कि आप डिसीजन के बाद 10 वर्किंग डेज़ पूरे करें, ठीक है। उसके बाद 18 को मैं वेटिंग पे चला गया, ठीक है। 30 जुलाई तक मैंने वेट किया। वर्किंग डेज़ में जो है संडे और सैटरडे काउंट नहीं होता। अब 30 जुलाई को जो मैंने दोबारा उनको मेल की, जी आपने लास्ट अपडेट में मुझे बोला था कि 10 वर्किंग डेज़ क्लियर करें, और जो मेरा डिसीजन है वो 17 जुलाई का हो गया हुआ है। तो साथ ही उन्होंने दोबारा मेल की मुझे। उसके बाद उन्होंने बोला, जी आपका केस है जो हमने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एस्केलेट कर दी है, तो ये है कि आप अपनी ये डिटेल सेंड करें, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब ये केस एस्केलेट होने का सिंपली क्या मतलब होता है, अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट ने सिर्फ हमारा जो ये कह रहे हैं इंग्लिश का टेस्ट है वो चेक करना है, दूसरी डिपार्टमेंट ने हमारी जो डिग्रीज वगैरह हैं, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट हैं वो वेरीफाई करने हैं, तीसरे डिपार्टमेंट ने हो सकता है हमारी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना हो। तो ये है कि वो उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं जिनके पास अभी हमारा केस मौजूद होता है। तो ये है। उसके बाद मुझे जो है कि वो शेफील्ड है शायद, और उसके बाद मुझे शेफील्ड स्टूडेंट वालों की ईमेल आती है, और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइनल स्टेज पे है, और एप्लीकेशन फाइनल स्टेज पे है तो हम आपको कोई टाइम स्केल नहीं दे सकते कब तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये है कि वो एंड वाली स्टेज पे ही है। उसके बाद 30 जुलाई को ये मुझे शेफील्ड वालों की आई थी, और उसके बाद जो मुझे और उसके बाद 1 अगस्त को मुझे जो डिसीजन लेटर आया था रिफ्यूज़ल वाला,
और रिफ्यूज़ल लेटर तो खैर मैंने शेयर किया हुआ है, क्या वजह बनी थी वो आप वो भी देख सकते हैं। यार एक चीज़ जो सबसे मेन है ना, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार, कर जाया करो। आपका मतलब कोई बिल आ जाना, आपको आपके पैसे कम पड़ जाने। उल्टा मेरा जो 70 लाख का नुकसान हुआ है, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कैसे नुकसान हुआ, असल में मैंने इन्वेस्टर से स्टेटमेंट बनवाई थी और वो भी मैंने डिटेल में बताया होगा कैसे कैसे मेरा नुकसान हुआ है। तो आप नुकसान तो नहीं पूरा कर सकते मेरा, लेकिन सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं दुखेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करके जाएँ। और अगली मैं वीडियो बनाऊंगा। यार मैंने सुना है कि आपको ना पेड इंक्वायरी है कि नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं ये बैड इफ़ेक्ट होता है। तो खैर मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की हुई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेड इंक्वायरी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।